जैसे कि मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं कि जेमा सारथी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी बच्चों को, क्लास 10 वाले बच्चों को 5 सेट का MCQ मस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिल चुका है। और अभी जो जारी है वह क्लास 12 के बच्चों के लिए जारी है। और क्लास 12 के बच्चों को हम चैप्टर बाय चैप्टर विभिन्न प्रश्न दे रहे हैं। वैसे प्रश्नों को हम दे रहे हैं जो विगत वर्षों में पूछा गया है और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वैसे प्रश्नों को हम आपके जो विगत साल में जो क्वेश्चन बैंक है वहाँ से मस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न को संग्रह करके आप तक हम पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। और मेरे दिल से मुझे विश्वास आवाज़ आ रही है कि यहाँ से आपके एग्ज़ाम में सभी प्रश्न मिलेंगे। तो आप सभी को यह वीडियो पूरा देखना चाहिए। तो आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 के विषय इतिहास से और पार्ट 1। इससे पहले हम पार्ट 1 का वीडियो अपलोड कर चुका हूं। आप सभी जाकर एक बार प्लेलिस्ट में उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और उसे सिर्फ देखना नहीं है बल्कि उसे स्मरण कीजिएगा, अपने नोट्स में उसे बनाने का प्रयास कीजिएगा और याद करने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं पार्ट 2 के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। चलिए तो देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं विगत सालों में और कौन कौन से प्रश्न इस बार पूछे जा सकते हैं। तो हम सबों के बीच में है पहला प्रश्न कि क्षेमेंद्र की रचना कौन सी है। क्षेमेंद्र की रचना कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए मुद्रा राक्षस, बी और शास्त्र, सी वृहत्कंथा मंजरी, डी कथा सरिता सागर। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका सही आंसर होगा वृहत्कथा मंजरी। नेक्स्ट है कि इंडिका किसकी रचना है। और मेरे प्यारे बच्चों यह जो प्रश्न है 2014 के ए में पूछा गया था और इस बार यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसका ऑप्शन दिया है कि ए चाणक्य, बी मेगास्थनीज, हर्षवर्धन और डी है कालिदास। तो मेरे प्यारे बच्चों आप सभी इसका प्रश्न जरूर जानते होंगे, तो बताओ क्या होगा। तो बोलो ना कि गुरुजी इसका सही आंसर होगा मेगास्थनीज। अगला है कि किस गुप्त शासक को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त, सी कुमारगुप्त, डी संगद्रगुप्त। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका सही आंसर होगा मेगास्थनीज। अगला है मेरे प्यारे बच्चों, शायद इसका आंसर हमसे मिस्टेक हुआ है, आप लोग इसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताइएगा, यह बिल्कुल गलत आंसर है। ठीक है, चलिए अगला है कि गुप्त काल में हसित सेना का प्रधान को क्या कहते थे। प्रश्न समझिए पहले क्या है कि गुप्त काल में जो हसित सेना होता था उसके प्रधान को क्या कहते थे। ऑप्शन नंबर ए महासंधि विग्रहिक, बी महासवती, सी महापिलुप्तु। तो इसका मेरे प्यारे बच्चों इसका सही आंसर होने वाला है महापिलुप्ति। अगला है कि निम्न में से महिला संत थी। तो मेरे प्यारे बच्चों यह जो प्रश्न है अभी तक 2009 से लेकर के 2023 के दरमियान में 2 बार पूछा गया है। एक बार 2019 में पूछा गया था और 2021 के कंपार्टमेंटल एग्जाम में पूछा गया था। क्या क्वेश्चन है कि निम्न में से महिला संत कौन थी। ऑप्शन नंबर ए है मीरा, बी है अंडाल, सी है कराइकल और डी है इनमें से सभी। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका सही आंसर होने वाला है इनमें से सभी। अगला है कि धम्म की शुरुआत किसने की थी। और यह जो प्रश्न है 2019 और 2021 में पूछा गया था। क्या पूछा गया था कि धम्म की शुरुआत किसने की थी। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, सी अशोक, डी कनिष्क। और इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों अशोक, जो कि आप सभी अशोक के बारे में जानते होंगे। अगला है कि समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है। और यह प्रश्न अभी तक 3 बार पूछा गया है। 2020 में पूछा गया था, 2020 के फिर कंपार्टमेंटल में पूछा गया था और 2021 में पूछा गया था। और इसका ऑप्शन नंबर ये है हिटलर, बी है नेपोलियन, सी है बिस्मार्क, डी है मुसोलिनी। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका सही आंसर होगा नेपोलियन। अगला है क्वेश्चन नंबर 8 कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त, बी बिंदुसार, सी अशोक, डी कुणाल। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका सही आंसर होने वाला है चंद्रगुप्त। अगले है कि चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हुई थी। चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हुई थी। ऑप्शन ए पाटलिपुत्र,
बी तक्षशिला, सी सरवनबेलगोला और डी उज्जैनी। तो मेरे प्यारे बच्चों बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो बोलो ना कि गुरुजी इसका सही आंसर होगा सरवनबेलगोला। अगला है कि चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाला था। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाला था। ऑप्शन ए बौद्ध, बी जैन, सी शैव धर्म, डी वैष्णव धर्म। तो इसका सही आंसर होगा जैन। क्वेश्चन नंबर 11 है कि मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था। मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था। ऑप्शन नंबर ए अशोक, बी कुणाल, सी संप्रति और डी विरहस्त। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी विरहस्त। अगला है मेरे प्यारे बच्चों आप सभी सिर्फ इस मोबाइल के स्क्रीन को देखिएगा मत और हमारे आवाज़ को सुनिएगा नहीं। आपको यहाँ आपका ड्रीम है 400 एग्जाम में आप सबों का टारगेट है कि 450 प्लस अंक प्राप्त करने का। तो बस आप सबों का यही बात को अपने दिमाग में रखना है और हमारे साथ साथ इन सभी प्रश्नों को खुद से आंसर देने का प्रयास करना है और हमें कमेंट बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। हमारे साथ साथ चलिएगा तो आपको बेनिफिट होने वाला है कि आपके एग्जाम में बेस्ट मार्क्स प्राप्त हो सकते हैं। आपका प्रश्न है कि मौर्यकालीन तक्ष काल का प्रधान कौन था। अरे जो प्रश्न है 2011 में पूछा गया था तो इस बार पूछाने का भरपूर चांस है कि मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था। ऑप्शन ए कोषाध्यक्ष, ख मुद्राध्यक्ष, सी प्रबंधाध्यक्ष और डी लवणाध्यक्ष। तो इसका सही आंसर होगा पनाध्यक्ष। चलिए अगला प्रश्न है हम सबों के बीच में कि मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी। ऑप्शन क विदिशा, बी दिल्ली, सी पाटलिपुत्र, डी राजगीर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। अगला है कि मौर्यकालीन कलिंग राज्य कहाँ स्थित था। ए बिहार में, बी बंगाल में, सी उड़ीसा में, डी मध्य प्रदेश में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा में यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला है मौर्य प्रशासन में समाहर्ता कौन था। केंद्रीय मंत्री, राजकीय कर संग्रह अधिकारी, मुख्य न्यायाधीश, अंतपुर का रक्षक। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा राजकीय कर संग्रह अधिकारी। अगला है क्वेश्चन नंबर 16 कि मौर्य काल में ब्रह्मदेव क्या था। पशुदान, धनदान, भूमिदान, कृषिदान। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा भूमिदान। मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17 कि अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था। अब ये नहीं समझिएगा कि व्यक्तिगत मतलब उसका पहला धर्म, उसका पहला धर्म, ये बिल्कुल अपने मन में गलतफहमी नहीं रखिएगा। व्यक्तिगत पूछे कुछ भी पूछे, अशोक का धर्म जो था वह अशोक का जो धर्म होगा वह बौद्ध धर्म ही होगा। अच्छी तरह से याद रखिएगा व्यक्तिगत धर्म पूछे कोई भी धर्म पूछे इसका सही आंसर होगा बौद्ध धर्म। अगला है अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए किस देश में भेजा था। और किसने, अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और उसके बेटे संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए किस देश में भेजा था। जापान में, मिरीस में, वर्मा में, सिंह द्वीप में यानी श्रीलंका में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी ही होगा। यानी मेरे प्यारे बच्चों श्रीलंका का जो पुराना नाम था ना वह सिहिल द्वीप था। ठीक है चलिए अगर हो सके कभी कभी ऑप्शन आपको श्रीलंका नहीं मिले तो मारिएगा सिहल द्वीप मतलब इसका पुराना नाम था। चलिए अब सो बीच में आ गया ना रसगुल्ला वाला प्रश्न। क्या प्रश्न है कि अशोक किस वंश का संस्थापक था। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा कि 2009 से लेकर के 2023 के दरमियान में यह प्रश्न कितने बार आ चुका है। कब कब आया है। 2010 में आया था, 14 में 4 साल बाद, फिर 20 में 6 साल बाद, फिर इसके बाद 20 के कंपार्टमेंटल में आया था, फिर 21 में आया था। इस बार भी प्रश्न पूछे जाने की भरपूर संभावनाएं बन रही है। तो एकदम अपने दिमाग में ठोक लीजिए कि अशोक जो था वह मौर्य वंश का शासक था। अगला है अशोक कौन से बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म का समर्थक बन गया। तो इसका सही आंसर होगा उपगुप्त के संगति में आकर वह बौद्ध धर्म का पुजारी बन गया था। राजगिरी को नगर वधु का क्या नाम था। यह ऑप्शन नंबर ए माधवी, बी अम्रपाली, सी तिस्यरचिता और डी सलावती। तो मेरे प्यारे बच्चों बता दो कि गुरुजी इसका सही आंसर हो जाएगा सालवती। किसने लिखा वास्तविक सुकर्म वह है
जिससे प्रजा सुखी तब प्रसन्न हो। तो यह बात कौटिल्य जी ने लिखे थे। किसने लिखे थे? कौटिल्य जी ने। अगला है कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कलिंग की राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी मतलब तोसाली हो जाएगा। अगला है आर्यभट्ट कहाँ का वासी था? ऑप्शन ए मालवा, बी कश्मीर, सी तक्षशिला, डी पटना। यानी आर्यभट्ट कहाँ का निवासी था? तो वह पटना यानी बिहार की राजधानी पटना का। कहाँ का? पटना, जो बिहार की राजधानी है। द्वितीय नगरीकरण के नगरों को क्या कहा जाता है? क ताम्रउगिन नगर, ख कांस्यउगिन नगर, ग लोहउगिन नगर और घ इनमें से कोई नहीं सा। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मतलब लोहउगिन नगर। अगला है भारत का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ओकजाकोई का अभिलेख। मेगास्थनीज किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था? सो सेल्यूकस के। मेरे प्यारे बच्चों हम ऑप्शन को नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि हम आपका कम टाइम लेना चाहते हैं। कम टाइम लेने से आपको वीडियो देखने में और भी मज़ा आएगा। तो चलिए ना बिना ऑप्शन का ही मज़ा लेते हैं। कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है? तो 13वें शिलालेख में। किसमें? 13वें शिलालेख मतलब ऑप्शन नंबर डी। अगला है चीनी यात्री फहायान के शासक के काल में भारत आया। ये प्रश्न 2014 में पूछा गया था, पुनः फिर नहीं पूछा गया है, तो इस पर पूछा भी जा सकता है, इसलिए अपने दिमाग में इस प्रश्न को सेट कर लीजिएगा। और इसका सही आंसर होने वाला है विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला मेगास्थनीज किस भारतीय शासक के दरबार में आया था? जो मेगास्थनीज थे वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? तो एरन अभिलेख में। किसमें? एरन अभिलेख में। बाणभट्ट की रचना कादम्बरी में किस शासनकाल का वर्णन है? तो हर्षवर्धन काल के। किस काल का? हर्षवर्धन काल का। अगला है गुप्त संवत कब और किसके द्वारा शुरू किया गया? तो चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा 319 20 ईसा पूर्व में ईस्वी में। ठीक है। अगला है कि पंचतंत्र की रचना किसने की? भी आई प्रश्न, मस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या प्रश्न है कि पंचतंत्र की रचना किसने की थी? तो विष्णु शर्मा ने। किसने किया था? विष्णु शर्मा ने। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो प्राचीन विश्वविद्यालय के जो संस्थापक थे उनका नाम था कुमार गुप्त। अगला है भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए। यह प्रश्न एकदम रसगुल्ला वाला प्रश्न है। यानी अभी 2009 से लेकर के 2023 के दरमियान में 3 बार पूछे गए हैं। 2010 में, 17 में, 21 में इस बार ज़रूर पूछेगा। अपने दिमाग में सेट कर लेना है। क्या क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल कहलाता था? तो गुप्त काल में। कौन काल? गुप्त काल। और शास्त्र में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख है? तो 8 प्रकार के विवाह उल्लेख है। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है कि जो मस्ट इम्पोर्टेंट है, अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? तो अर्थशास्त्र की रचना 3री शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। और मेरे प्यारे बच्चों आज से बताइएगा कि अर्थशास्त्र की रचना किसने किया था? हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तब हम देखते हैं कि आप हमारे वीडियो को कितना दूर तक, कितना देर तक देखते हैं और आप अपने परीक्षा को लेकर, अपने मार्क्स को लेकर, अपने ड्रीम्स को लेकर कितना सीरियस हैं। अगला है कि नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र कौन थे? फहायान, हवेस्यांग, हर्ष, कुमारगुप्त। तो हवेनसांग। अगला है किस गुप्त शासक को उसके सिक्का पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है? तो इसका आंसर होगा समुद्रगुप्त। अगला उत्तरी पश्चिमी भारत में प्राप्त अशोक के अभिलेख में कौन से लिपि का उपयोग किया गया है? तो हम जानते हैं कि खरोष्टी लिपि का उपयोग किया गया है। अशोक के कुल कितने अभिलेख अभी तक प्राप्त हुए हैं? तो 44 अभिलेख। कितने अभिलेख? 44 अभिलेख अभी तक प्राप्त हुए हैं। अगला है अशोक द्वारा प्रसारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ? तो ब्रिटेन में। और यह प्रश्न 2015 में पूछा गया था। ठीक है। अगला है जीवन के वेद की शिक्षा कहाँ से पाई? तो तक्षशिला से। अगला है
कहाँ का रहने वाला था? जो जीवक था वह राजगिरी का रहने वाला था। कहाँ का? राजगिरी का रहने वाला था। जीवक की ख्याति किस रूप में हुई थी? तो जीवक की ख्याति एक वेद के रूप में, एक मंत्री के रूप में हुआ था। अगला, अंग राज्य आधुनिक बिहार के किस जिले में अवस्थित था? तो भागलपुर जिले में। बिंबिसार का संबंध किस वंश से था? तो हर्यक वंश से था। किस वंश से था? हर्यक वंश से था। अगला है, जलासंध का संबंध किस वंश से था? तो जलासंध का जो संबंध था वह विरध वंश से था। विरध वंश से था। अगला है, तक्षशिला किस राज्य में स्थित था? तो तक्षशिला है वह गांधार राज्य में स्थित था। आपका क्वेश्चन नंबर 51 है कि सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह किस राजा से किया था? तो किस राजा से किया था? चंद्रगुप्त मौर्य से किया था। धर्म विजय का उल्लेख अशोक ने किस शिलालेख में किया? धर्म विजय का उल्लेख किस शिलालेख में है? तो 13वें शिलालेख में है। अगला है, कालिदास किसके समकालीन थे? कालिदास किसके समकालीन थे? तो चंद्रगुप्त के समकालीन थे। अगला है, भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? एकदम बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बाबू, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। क्या प्रश्न है कि भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? और यह जो प्रश्न है 2013 में और 16 में पूछा गया था। इसके बाद अभी तक नहीं पूछा गया है, तो इस बार जरूर यह मेहमान बनकर आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है आपको 1 नंबर देने के लिए। तो इसका आंसर याद कर लेना है समुद्रगुप्त। अगला है, मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ थी? तो मगध की प्राचीन राजधानी राजगिरा था। मगध का प्राचीनतम गंजवंश कौन था? तो जो गंजवंश था वह हर्यक वंश था। पाटलिपुत्र का किम का कजाक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी का किसको बनाई थी? तो उदयन को। अगला, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर की? यह जो प्रश्न है 2020 के कंपार्टमेंटल में और 2015 के एग्जाम में पूछा गया था। क्या कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर की गई थी? तो सबसे पहले हम लोग को प्रश्न बनता है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया था? तो उदयन ने किया था। अब कहाँ किया था? तो गंगा, सोन, पुनपुन इन सभी नदियों के संगम पर किया था। अगला है, रथमुसुल नामक आक्रामक यंत्र का प्रयोग किस जनपद में सबसे पहले किया गया? तो मगध में, जो सबसे शक्तिशाली जनपद था। अगला, त्राम लिपित बंदरगाह अवस्थित था। कहाँ अवस्थित था? बंगाल में अवस्थित था। अगला, इलाहाबाद प्रशस्ति। इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन है? देख बबुआ, कितने इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या बार मेहमान मिलकर आ चुका है एग्जाम में, इस बार भी आ सकता है। ध्यान से कान खोलकर सुनो कि इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन है? हरिसन था। कौन था? हरिसन था। 13 पूछा, 15 पूछा, 17 पूछा, 20 पूछा, 21 पूछा, फिर 23 में पूछेगा। आज ही अपने नोट्स में लिख लो, यह प्रश्न जरूर पूछेगा। नहीं पूछा ना तो फिर हमको कमेंट करके बताइएगा एग्जाम के बाद। चाणक्य भारत के किस शिक्षण संस्थान में अध्ययन किया था? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय में। तक्षशिला विश्वविद्यालय में। अगला है, प्राचीन भारत में औदंतपुरी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? तो मगध में, जो सबसे शक्तिशाली जनपद था। संघ संवत की शुरुआत कब से मानी जाती है? 78 ईसा पूर्व से। 78 ईसा पूर्व से। विश्व में पाई जाने वाली पहली धातु कौन थी? तो सबसे पहली धातु तांबा थी। तांबा। क्या था? तांबा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि। तो सबसे जो प्राचीनतम लिपि थी वह ब्राह्मी लिपि था। ब्राह्मी। और अभी हिंदी की लिपि देवनागरी है, इंग्लिश की रोमन है, आज रखना है। प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से था? तो समुद्रगुप्त से था। अगला है, अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई थी? तो रुद्रमन ने करवाया था। यह प्रश्न 2020 के कंपार्टमेंटल एग्जाम में पूछा गया था। अगला है, अशोक किस वंश का शासक था? तो अशोक जो था मौर्य वंश का शासक था। यह 2020 के एग्जाम में पूछा गया था। अगला फिर से आ गया एकदम मस्ट इम्पोर्टेंट कि 2015 पूछा गया, 20 में पूछा गया, 21 के कंपार्टमेंटल में पूछा गया है। प्रश्न है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य हैं। कौन है? कौटिल्य हैं। कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो कलिंग की लड़ाई 261 ईसा पूर्व में लड़ी गई थी और इसके बाद अशोक ने युद्ध करना छोड़ दिया। इसके बाद है, मुद्रा राक्षस किसकी रचना थी? जो मुद्रा राक्षस है वह जो रचना थी वह विशाखा दत्त का था और यह प्रश्न 2021 के एग्जाम में पूछा गया था। अगला, वेदों की संख्या कितनी है?
तो वेदों की संख्या 4 है। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। अगला है कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ? यह प्रश्न 2021 के कंपार्टमेंटल एग्जाम में पूछा गया था कि कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था? तो 78 ईस्वी में। अगला है कि मालवी कानिमित्र किसकी रचना है? तो 2021 के कंपार्टमेंट में पूछा गया प्रश्न है और इसके जो आंसर होगा वह कालिदास यानी मालवी कानिमित्र के लेखक कालिदास हैं। अगला प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ अभिलेख किसकी लिपि है? तो यह जो लिपि है ब्राह्मी लिपि है। अगला है धर्म महापात्रों की किसने नियुक्ति किया? तो अशोक ने नियुक्ति किया। किसने? अशोक ने। अगला है जीवक वेद किस वंश के काल थे? यह प्रश्न एक बार पूछा गया था, वो भी कंपार्टमेंटल में 2021 में, और इसका सही आंसर होगा हर्यक वंश। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रकार हम लोगों ने इतिहास के क्लास 12 के बच्चों का पार्ट 2 से पूरे 78 प्रश्न का VVI हमने किया और हमने ये भी बताने का प्रयास किया है कि कौन सा प्रश्न कितने बार पूछा गया है और कब कब पूछा गया है और इस बार कौन कौन से प्रश्न आने वाले हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं आपके अगले वीडियो लेकर चैप्टर 3 के। तब तक जय हिंद।